अब अच्छे से समझ आ जाएगा, कंसेप्ट हो गया क्लियर, है ना। अध्याय 3 धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। 9वीं कक्षा में आपने कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा है कि किस प्रकार तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया जाता है। अपने दैनिक जीवन में धातु और अधातु के उपयोग पर विचार कीजिए। आपके विचार से कौन से गुण धर्म तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करते हैं? किस प्रकार यह गुण धर्म इन तत्वों के उपयोग से संबंधित है? हम इनके कुछ गुण धर्मों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। भौतिक गुणधर्म धातु, इन पदार्थों के भौतिक गुण धर्मों की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। अनुभाग 3.1 से 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के लिए निम्न धातुओं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने वाले कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए। क्रियाकलाप 3.1 आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर ध्यान दीजिए। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं। क्या क्या है धातु का, क्या क्या गुण है? चमक होती है उसमें, विद्युत का कुछ सुचालक होते हैं, है ना, कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और चमक होती है और साउंड होती है उसमें, और उससे एक नए बर्तनों का चीज़ों का निर्माण किया जाता है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। कौन जल्दी कटेगा? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम कटेगा चाकू से? नहीं, सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है, तो ये सोडियम चाकू से भी काटा जा सकता है। सावधानी, सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहिए। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लीजिए। वॉच गिलास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। आपने क्या देखा? आसानी से कट जाएगा सोडियम, मगर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम आसानी से चाकू से नहीं कटेगा। आप देखेंगे कि धातुएं समानता कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। आयरन, जिंक, लेड, कॉपर के टुकड़े लीजिए। किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक खंड पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए। आपने क्या देखा? अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया कीजिए। इन धातुओं के आकार में हुए परिवर्तन को लिखिए। आप देखेंगे कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है ना, धातु पतली चादर में बन सकते हैं। इस गुण धर्मों को आघात वर्ध्यता कहते हैं। पीट करके नया चीज़ बनाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातुएं हैं? तुरंत उस पर चोट मारने से वो पतला हो सकता है, हो जाता है। उन धातुओं की सूची बनाइए जिसके तार आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। कॉपर का तार देखते हैं ना। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है ना। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आघात वर्ध्यता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिसका उपयोग खाना पकाने के बर्तन के लिए होता है? एल्युमिनियम का, स्टील का, आयरन का भी होता है। क्या आप जानते हैं इन धातुओं का उपयोग बर्तनों को बनाने के लिए क्यों किया जाता है? इसका उत्तर पाने के लिए आइए हम क्रियाकलाप करते हैं। एल्युमिनियम या कॉपर का तार लीजिए। क्लैंप की मदद से इस तार को स्टैंड से बांध दीजिए, जैसा कि चित्र 3.1 में दिखाया गया है। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका दीजिए। स्प्रिट लैंप, मोमबत्ती या बर्नर से क्लैंप को निकट तार को गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं? अपने परीक्षणों को लिखिए। क्या धातु का तार द्रवित होता है? उपयुक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु उष्मा के कुछ सुचालक है तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। इनकी तुलना में लेड तथा मकरी उष्मा को कुचालक है। क्या धातुएं विद्युत की भी चालक है? आइए पता करें। चित्र 3.2 की तरह ये एक विद्युत सर्किट पर परिपथ तैयार कीजिए। जिस धातु की जांच करनी है उसे परिपथ में टर्मिनल ए तथा टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार रखिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।
क्या बल्ब जलता है? हाँ जलता है। करे हो ये करके देखना, है ना। एक 2 वायर ले लेना और यहाँ बल्ब लगा देना और बैटरी से उस बल्ब को जलाने की कोशिश करना, जलता है। आपने अवश्य नहीं किया अभी तक? हाँ, आपने अवश्य देखा होगा कि जिस तार से आपको घर तक बिजली पहुँचती है उस पर पॉलीवाइलिन क्लोराइड, पीवीसी अथवा रबर जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है? जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है? क्या वो कोई आवाज़ उत्पन्न करती है? हाँ करती है ना। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक सोनोरस कहते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है? साउंड करने के लिए, आवाज़ हो जो सभी को सुनाई दे। अधातु, पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातु की संख्या कम है। कार्बन, है ना। धातु कितने हैं? 90। अधातु कितने हैं? 20। और उपधातु कितने हैं? 7। 90। पिछली कक्षा में आप अध्ययन कर चुके हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। 90 और 20 कितना हो गया? 91। हाँ 91। धातु कितने हैं? 91। और अधातु 20 और 7 और 20, 27 और 91, 118। ठीक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं ठोस तथा फिर गैसीय होते हैं। एक ब्रोमीन भी ही होते हैं जो द्रव अवस्था में होते हैं और सब क्या होते हैं? गैस होते हैं या फिर ठोस अवस्था में होते हैं। ज़्यादातर गैसीय अवस्था में होते हैं। क्या धातुओं के समान अधातुओं के भी कुछ गुणधर्म होते हैं? हाँ होते हैं। कार्बन, कोल, ग्रेफाइट, सल्फर तथा आयोडीन के नमूने एकत्र कीजिए। इन अधातुओं से 3.1 से 3.4 और 3.6 तक क्रियाकलापों को दोहराइए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। अब वो कंसेप्ट पूरा इसमें उतने अच्छे से नहीं दिया है ना। वो पूरा हो गया तो अब अच्छे से ही समझ में भी आ रहा है। धातुओं एवं अधातुओं में संबंधित अपने परीक्षणों को सारणी में करें। बोलो तत्व चिन्ह कोई भी ले लो, है ना। कोई भी एलिमेंट ले लो और उसका चिन्ह बताओ। फिर उसके सतह का प्रकार बताओ, कठोरता बताओ, आघात वर्णीय है कि तन्यता है कि विद्युत चालकता है कि नहीं, ध्वनिकता है कि नहीं। अगर ध्वनि होगी तो धातु होगी, है ना। विद्युत चालकता होगा तो धातु होगा। विद्युत चालकता नहीं होगा तो अधातु होगा। ध्वनिकता नहीं होगी, ध्वनिकता हो सकती है, ठोस में भी होती है ना। अधातु तो ठोस भी होती है ना कुछ कुछ। ठीक है। तन्यता होगी तो धातु होगी। आघात वर्ध्यता हो गया तो धातु होगा, है ना। ठीक है। सारणी 3.1 में लिखे परीक्षणों के आधार पर आप अपनी कक्षा में धातु और अधातुओं के समान गुण धर्मों की चर्चा कीजिए। जो तुम नोट्स बनाओगे तो उसी से हो जाएगा। आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे कि केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कई अपवाद है। उदाहरण के लिए मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। लेड भी क्या है? धातु है, मगर ये क्या है? पारा है, लिक्विड फॉर्म में होती है। क्रियाकलाप 3.5 में आपने देखा है कि धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। यदि आप अपनी हथेली पर इन धातुओं को रखेंगे तो यह पिघलने लगेगी। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ठीक है। और ठोस होता है। आयोडीन क्या है? ठोस है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपरूप होते हैं। हीरा कार्बन है, कार्बन का अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ग्रेफाइट भी किसका है? कार्बन का ही अपरूप है, मगर वो मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इसका एक गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अपरूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और ये विद्युत का सुचालक भी होता है ना। अगर ग्रेफाइट लिखेंगे तो विद्युत का सुचालक है, मगर अधातु है। ठीक है। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती है कि उनको चाकू से भी काटा जा सकता है। किसको किसको? लिथियम को, पोटेशियम को और सोडियम को। इनके घनत्व एवं गलनांक कम होते हैं। तत्वों को उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अधिक स्पष्टता से अधातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्रियाकलाप 3.8 मैग्नीशियम की एक पट्टी तथा थोड़ा सल्फर चुन लीजिए। मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए। उसकी राख को इकट्ठा करके इसे पानी में घोल दीजिए। लाल तथा नीले लिटमस पेपर से प्राप्त विलयन की जांच कीजिए। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद मिला है वह अम्लीय है या क्षारकीय है।
अब सल्फर के चूर्ण का दहन कीजिए। दहन से उत्पन्न धुएं को एकत्र करने के लिए उनके ऊपर एक परख नली रख दीजिए। इस परख नली में जल डालकर उसे अच्छी तरह से मिला दीजिए। नीले तथा लाल लिटमस पेपर से इस विलयन की जांच कीजिए। सल्फर के दहन से उत्पन्न पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, क्या आप इन अभिक्रियाओं से समीकरण लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल। अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अधिकांश जो ज़्यादातर अधातुएं होते हैं वो ऑक्साइड प्रदान करते हैं और जल में घुलकर अम्ल एसिड बनाते हैं। वहीं अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड प्रदान करते हैं, जो अगले भाग में आपको धातु ऑक्साइडों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। प्रश्न क्या है? ऐसी धातुओं का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। पारा धातु पूछ रहा है ना। धातु लेड क्या है? पारा है, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है? चांदी। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। उष्मा की कुचालक होती है? कुचालक। अधातु? सिर्फ ग्रेफाइट अधातु को छोड़कर सारे कुचालक होते हैं। अधातु उसका धातु का बोला है। ओ, धातु में कुचालक कौन होता है? पारा। आघात वर्धने तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघात वर्धने जिसमें सोनरस होती है, आवाज होती है, नहीं तो मार के पतला चादर के थ्रू चादर के रूप में बनाया जा सकता है या उससे कुछ निर्माण किया जा सकता है। तन्यता क्या होती है? तार बनाया जा सकता है। हाँ, जिसे खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या है? धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम भाग 3.2.1 में 3.24 में पढ़ेंगे। इसके लिए निम्न धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक तथा सोडियम। धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है? क्रियाकलाप 3.8 में आपने देखा होगा कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। क्या आप सभी धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया करती है? आइए निम्न क्रियाकलापों द्वारा इसकी जांच करते हैं। सावधानी, निम्न क्रियाकलाप में शिक्षक का सहयोग आवश्यक है। आंखों की सुरक्षा के लिए छात्र चश्मा लगा ले, बेहतर होगा। एकत्र की गई धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वाला पर उसका दहन कीजिए। अन्य धातुओं के साथ यह क्रिया दोहराइए। इससे उत्पन्न पदार्थ को एकत्र कीजिए। उत्पाद एवं धातु की सतह को ठंडा होने दीजिए। किस धातु का दहन आसानी से होता है? जब धातु का दहन हो रहा होता है तो ज्वाला का रंग क्या होता है? दहन के पश्चात धातु की सतह कैसी प्रतीत होती है? धातुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशील के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनके उत्पाद जल में घुलनशील है? ये प्रैक्टिकल रूम में तुम लोग को स्कूल में कराया जाना चाहिए। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है ना। धातु ऑक्सीजन के साथ क्या मिलकर बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है ना, मेटल ऑक्साइड। उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। 2Cu + O2 2CuO कॉपर ऑक्साइड हो गया। इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाता है ना। Al4Al + 3O2 2Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। अध्याय 2 में आपने देखा है कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2। ठीक है, ये सोडियम एल्यूमिनेट। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। क्रियाकलाप 3.1 में हमने देखा है कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशील प्रदर्शित करती है। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है ना। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। किसे? पोटेशियम और सोडियम को।
फास्फोरस को भी, वाइट फास्फोरस को भी समान ताप पर, उसमें केरोसिन तेल में नहीं, पानी में डुबा के रखा जाता है फास्फोरस को, और इसे केरोसिन तेल में सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है। आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। समान ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालते हैं तब वह तेजी से जलने लगती है। कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर एवं गोल्ड तार जो देखें वायर, सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्या आप जानते हैं एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड के परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इस संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रगड़ कर एल्युमिनियम के आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। क्रियाकलाप 3.9 करने के बाद आपने देखा है कि उन धातुओं के नमूने में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम धीमी अभिक्रियाशील करता है और सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। कौन? मैग्नीशियम। सबसे ज़्यादा कौन है? सोडियम, है ना। सोडियम कम अपेक्षा अभिक्रियाशील है, लेकिन ऑक्सीजन का दहन करने से हम जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशील का पता नहीं चलता है। कुछ और अभिक्रियाओं को देखकर हम इन धातुओं का अभिक्रियाशील का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं।